मैं मेम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने एलटी ग्रेड की पहली क्लास में एलटी ग्रेड उर्दू का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या ये तफसील से जाना है। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एलटी ग्रेड उर्दू की जो क्लासेस होंगी डेली पीडीएफ दस्तयाब कराई जाएंगी। आपको इस वीडियो में यानी कि एलटी ग्रेड की दूसरी क्लास में एलटी ग्रेड के सिलेबस के मुताबिक पहले टॉपिक को, जिसका नाम है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, इसे डिस्कस किया जाएगा और इससे मुतालिक जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगली जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, ठीक है। लाइव क्लास इंशाअल्लाह हम आज रात 8 बजे करेंगे, ठीक है। 8 या 9 बजे हम कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हल कराएंगे। ये जो क्लास होगी वो हमारी डिस्क्रिप्टिव होगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू जो लफ्ज़ है ये किस ज़बान का है, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं, लश्कर या फ़ौज के हैं। 1637 के बाद जो शाही लश्कर दिल्ली में रहा उस लश्कर को उर्दू मुअल्ला कहा जाता था, इसीलिए इसको आम तौर पर लश्करी ज़बान कहा जाता है। उर्दू को लश्करी ज़बान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लश्कर रहता था, जो कि उस लश्कर में कई ज़बानों के जानने वाले लोग थे, हिंदी, तुर्की, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत ज़बान आपस में मिलजुल के एक लश्कर बनाए हुए थी और इस तरह से एक दूसरे की ज़बानों को समझने में जब दिक्कत और परेशानी आने लगी तो एक नई ज़बान ने वजूद लिया और वो ज़बान उर्दू कहलाई। उसका नाम उर्दू इसलिए रखा क्योंकि ये लश्कर वालों की ज़बान थी, ठीक है, लश्करी ज़बान थी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी, तुर्की, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत ज़बानों का मिला जुला रूप था, ठीक है। उर्दू जो ज़बान है और साथ ही साथ हिंदी जो हमारी ज़बान है, इसका जो ताल्लुक़ है वो किस ख़ानदान से है, तो हिंद यूरोपीय जो ज़बानों का ख़ानदान है उससे ताल्लुक़ है हिंदी और उर्दू का। आपसे पूछा जाएगा उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ज़बान की ख़ानदान से है, तो आपका जवाब होना चाहिए हिंद यूरोपीय ज़बान के ख़ानदान से। अब ये जो माहिरीन लिसानियात हैं उन्होंने हिंदुस्तान में जो हिंद आर्याई या हिंद यूरोपीय है इसके इर्तिका को इन्होंने 3 दौरों में तकसीम किया है, ठीक है। पहला जो दौर है वो आपका कदीम हिंद आर्याई दौर है, जो कि आपका कब से कब तक चला, 1500 BC से लेकर के 500 BC तक, यानी कि 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक पहला दौर चला, जिसको हम कदीम आर्याई दौर कहते हैं। फिर जो दूसरा दौर चला वो 500 BC से लेकर के ईसा मसीह की पैदाइश तक चला, ठीक है, जिसको हम वुस्ता हिंद आर्याई दौर कहते हैं। और तीसरा जो है वो आपका कब से कब तक है, तो यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊँगा। इसका ज़माना जो है वो 1000 के बाद 1000 के बाद से फ़िलहाल तक मुकर्रर है। अब ये जो तीनों जो किस्में हैं, तीनों जो अदवार हैं हिंद आर्याई ज़बानों के, इनको बारी बारी से हम देख लेते हैं। पहला मैंने अभी बताया, इसका अहद जो है वो 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है, ठीक है। इस अहद को यानी कि जो हिंद आर्याई का अहद कदीम है, इसको हम वैदिक अहद, वैदिक काल या वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसी ज़माने में यानी कि हिंद आर्याई अहद के कदीमी ज़माने में ही ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबें हैं वो लिखी गई। इसी ज़माने में ही संस्कृत ज़बान ने खूब तरक्की की और संस्कृत आलिमों की ज़बान बन गई। इसी ज़माने में ही महाभारत लिखी गई। अब महाभारत किसने लिखी आपको बताना है कमेंट करके। महाभारत ये किताब किसने लिखी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब ये जो हिंद आर्याई को, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया। वैदिक मंजिल, अहद पाणिनि की मंजिल, रज़मिया मंजिल, दीनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। तो जो हिंद आर्याई ज़बान का जो कदीम दौर है वो आपने जान लिया कब से कब तक है। अब हम बात करेंगे वुस्ता हिंद आर्याई अहद की, यानी कि जो मिडिल एज है हिंद आर्याई ज़माने का, उसे समझते हैं। तो ये 500 कब्ल मसीह से 1000 यानी कि 1000 ईस्वी तक का ज़माना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको ईसा की पैदाइश तक बताया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। 500 BC से 1000 AD तक, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो ज़माना है ये वुस्ता हिंद आर्याई ज़माना है, ठीक है। ये ज़माना भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं जो पहला पार्ट है उसमें पाली जो ज़बान थी वो आवाम की मकबूल ज़बान रही और पाली ज़बान में ही जैन और बुद्ध मज़हब की तालीमात मिलती है। जो पहला दौर है वुस्ता हिंद आर्याई का वो 500 से ईसा मसीह की पैदाइश तक है, ठीक है। दूसरा दौर है ईसा मसीह की पैदाइश से दूसरा दौर मसीही सन की इब्तिदा से, यानी कि ईसा मसीह की पैदाइश से उनकी पैदाइश के 500 साल बाद तक शुमार किया जाता है, ठीक है। और ये अहद प्राकृतों के आगाज और इर्तिका का ज़माना है। पहले अहद में क्या हुआ, पाली ज़बान अपने ज़माने की मकबूल तरीन ज़बान थी जिसमें जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब की तालीम मिलती है। फिर जो दूसरा दौर है वुस्ता अहद हिंद आर्याई का, तो वो उस दौर में किस ज़बान का आगाज़ हुआ, प्राकृत ज़बान का आगाज़ हुआ। मसूद हुसैन खां के मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ उस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है, और पाली को कदीम मागधी भी कहा गया है। पाली बुद्ध मज़हब की ज़बान थी और हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों यानी कि दूसरी प्राकृत की 5 किस्में बताई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, 5 किस्में। जो महाराष्ट्री है ये जनूब की, साउथ की, दक्षिण की प्राकृत है। मराठी जो है इसी से निकली है। शोरसेनी की बात करें तो इसका मरकज जो है वो मथुरा का इलाका यानी कि शोरसेन है। मगधी ये पूरे मशरकी हिंदुस्तानियों की ज़बान थी, इसका मरकज जो था वो मगध यानी कि जनूबी बिहार था। अर्ध मगधी की बात करें तो इसके लफ्ज़ी मानी आदि मगधी के हैं और इसका मुकाम अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश में था। ये तमाम प्राकृतों में सबसे पुरानी ज़बान थी। पूछा जाएगा प्राकृतों में सबसे पुरानी ज़बान अर्ध मगधी। अब पिशाची की बात करें तो ये कश्मीरी और पंजाबी इलाके की प्राकृत थी। कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत कौन, पिशाची, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, वुस्ता हिंद आर्याई अहद की। और ये अहद 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने देख लिया। अब तीसरे दौर की बात करें तो ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मुहित है और यह दौर अपभ्रंश का दौर कहलाया, ठीक है। वुस्ता हिंद आर्याई का तीसरा दौर कौन सा दौर है, अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के मानी बिगड़ी हुई ज़बान के है। अब जदीद हिंद आर्याई की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हिंद आर्याई का जो इर्तिका 3 दौर में है, तो जो तीसरा वो क्या है, जदीद हिंद आर्याई दौर है। तो जदीद हिंद आर्याई दौर कब से कब तक है, तो 1000 ईस्वी से
अब तक का जो ज़माना है ये जदीद हिंद आर्याई ज़माना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ज़बानों के ख़ानदान आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे मैं उर्दू के इब्तिदा से मुताल्लिक जो नज़रियात हैं उनको डिस्कस करता हूँ। यहीं से सवाल आपके बनेंगे और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए, जब कभी भी उर्दू की इब्तिदा के मुताल्लिक नज़रियात की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम हमारे ज़हन में आता है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आता है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी एक किताब लिखी आब हयात। उसमें उन्होंने लिखा कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा किसको करार दिया? ब्रज भाषा को करार दिया। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू जो ज़बान है ये शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची थी। ठीक है, तो ये आपने मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया देख लिया। मीर अमन वगैरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस नज़रिया की मानने वाले हैं। ठीक है, मीर अमन चूँकि अपनी बागो बहार जो किताब है उसकी दिबाचे में यही बात उन्होंने लिखी कि शाहजहाँ के ज़माने में ये क्या हुई, अपने उरूज पर थी। अब महमूद शिरानी की बात करें तो महमूद शिरानी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पंजाब में उर्दू। उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। यानी कि महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी। महमूद शिरानी ने लिखा कि वह ज़बान जिसे हम उर्दू कहते हैं सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई और वहीं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची। महमूद शिरानी का ये कौल है, आपसे एज इट पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे सैयद सुलेमान नदवी की। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? नुकूश सुलेमानी। ये किताब का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नुकूश सुलेमानी लिखी, ठीक है, और उसमें उन्होंने ये बात कहा कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। बकौल सैयद सुलेमान नदवी मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादिय सिंध में तैयार हुआ हो। ठीक है, चूँकि ये लॉजिक ये दे रहे हैं सुलेमान नदवी कि सबसे पहले 1912 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर ही हमला किया था, तो वहीं से मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ सिपाही आए होंगे और वो हिंदुस्तान में बसे होंगे सिंध में, और फिर वो सिंध के लोगों से इंटरेक्ट हुए होंगे, बातचीत की होगी और इस तरह से उर्दू पैदा हो गई होगी और बाद में ये दिल्ली चली आई होगी। ये किसका नज़रिया है? सुलेमान नदवी का नज़रिया है। बाद में नसीरुद्दीन हाशमी आते हैं और वो क्या कहते हैं, उनके मुताबिक उर्दू दक्कन में पैदा हुई। नसीरुद्दीन हाशमी क्या कहते हैं? उर्दू दक्कन में पैदा हुई। और फिर शौकत सब्ज़वारी की बारी आई, उन्होंने कहा कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज किया जा चुका है कि वो दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती है। यानी कि आपसे पूछे कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, यह नज़रिया किसका है, तो आपका जवाब होगा शौकत सब्ज़वारी। ठीक है, उसके बाद शौकत सब्ज़वारी ने आगे बढ़ा और ये कहा कि उर्दू ने कदीम मगरबी हिंदी से तरक्की पाकर मौजूदा जो रूप है वो अख्तियार किया है। अब मसूद हुसैन खां का नज़रिया सामने आता है जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। मसूद हुसैन खां क्या मानते हैं कि उर्दू का असल सरचश्मा और हकीकी मुअल्लिद दिल्ली है। यानी कि उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई, ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। सुहेल बुखारी की बात करें तो ये कह रहे हैं कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना यह कि हिंद आर्याई ख़ानदान से उर्दू का तल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पे सुहेल बुखारी कह रहे हैं कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है। उर्दू की जाए पैदाइश जो है वो उड़ीसा है। सुहेल बुखारी क्या कह रहे हैं? उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है। मुल्ला वजही
जो कि सबरस के मुसन्निफ हैं, कुतुब मुश्किल उन्होंने लिखी थी मसनवी। वो क्या कह रहे हैं देखिए, उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहते हैं। मुल्ला वजी ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा। जमील जालबी उर्दू कोहिस्तान के सरहद से पैदा हुई, ये बात इन्होंने कही। किसने? जमील जालबी ने। अख्तर ओरियनवी की बात करें तो इनका कहना है कि उर्दू मगधी से निकली। उसके बाद आते हैं ज्ञानचंद जैन और ये कहते हैं कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ठीक है। फिर सर सैयद अहमद खां आए और सर सैयद अहमद खां का नज़रिया ये है कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है। उर्दू कहाँ की ज़बान है भाई? दिल्ली की ज़बान है, सर सैयद मानते हैं। फिर इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल बताया। ठीक है। देखिए उर्दू की पहली जो कवायद की किताब लिखी थी किसने लिखी थी? इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी थी, जिसका नाम क्या था? दरियाए लताफत। ठीक है। तो ये आपने देखा उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक जो नज़रियात थे। अब इससे मुताल्लिक MCQs को हम आज रात 8 बजे कराएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिएगा। ये जो LT ग्रेड की क्लासेस हैं ये आपके इंटरेस्ट पे ही बेस्ड होंगी। जितना अच्छा इंटरेस्ट आपका होगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतनी मेहनत से हम पढ़ाएंगे, उतना हमको हौसला मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। शुक्रिया।